नमस्कार, जेएमडी न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम लगातार चर्चा कर रहे हैं यूपी विधानसभा चुनाव के रण की और उसके आखिरी 7वें चरण की। ये चरण बड़ा महत्वपूर्ण है और इस चरण में कौन विजेता बनेगा ये भी अपने आप में अहम है। इसलिए भी अहम है कि एक ओर मोदी का गढ़ है और दूसरी ओर अखिलेश का भी गढ़ है, आजमगढ़। अगर मोदी वाराणसी की जंग में आगे दिख रहे हैं तो कहीं न कहीं आजमगढ़, जौनपुर में अखिलेश भी अपना पताका फहरा रहे हैं। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि इस 7वें चरण में छोटे दलों की भी अग्नि परीक्षा है। राजभर की पार्टी, अपना दल की पार्टी, कृष्णा पटेल के अपना दल की पार्टी, संजय निषाद की पार्टी, जनवादी पार्टी और साथ में बिहार की भी जेडीयू और वीआईपी पार्टी, इनकी भी एक अग्नि परीक्षा है। लोग सवाल पूछ रहे हैं, क्या सिर्फ मोदी फैक्टर चल रहा है या यहां पर भी कांटे का संघर्ष चल रहा है, या सीधे तौर पर यह कहा जाए कि यहां पर जो सामाजिक गठजोड़ नया हुआ है वो गेम चेंजर के रूप में होगा। अब तक जो मतदान हुआ है, मतदान अगर देखा जाए तो कुल मिला के बड़ा उत्साहजनक है, लेकिन मतदान 30 से 40% तक पहुंच रहा है। हालांकि 11 बजे तक लगभग 23% मतदान था। 54 सीटें हैं, 9 जिले हैं और सीधे तौर पर यहां पर बाहुबली भी हैं, जिनका भी अपना चुनाव है। और ये चुनाव किस ओर बढ़ रहा है, इसके पहले हम आपको ये भी बता दें, आज ही एक बार फिर अखिलेश ने दावा किया है कि हम लगभग 300 सीटें जीत रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसके पहले ही कह चुके हैं कि हम 250 सीट छठे चरण तक पा चुके हैं। अब ये तो बहुमत का दायरा बढ़ाएगा। हालांकि आपको मैंने पहले बताया था कि बीजेपी का भी एक प्रेडिक्शन है जिसके अनुसार वो 255 सीटों पर जीत रही है और 158 सीटें खो रही है। अब सवाल ये उठता है कि ये चुनाव किस ओर जा रहा है। 10 तारीख को किसको ताज मिलेगा, किसका तिलक होगा, कौन मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेगा, आज इसी पर चर्चा करेंगे। और इस चर्चा में भाग लेने के लिए मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार सरस वाजपेयी। सरस जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सरस जी, जरा हमको समझाइए कि ये जो 7वां चरण है इसमें आपको क्या दिख रहा है, किस ओर ये चुनाव जा रहा है? 7वां चुनाव देखिए, सीधे सीधे भाजपा और सपा के टक्कर का मामला है, क्योंकि ये जैसा आपने बताया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बनारस का क्षेत्र है, उसमें अनुप्रिया पटेल राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं केंद्रीय मंत्री, उनका मिर्जापुर इलाका है जहां से वो 2 बार से सांसद रह रही हैं। इसके ठीक इधर आप घूम के आइए तो आजमगढ़ अखिलेश यादव का इलाका है, जौनपुर अखिलेश सपा का गढ़ कहा जाता है, मिर्जापुर में राजभर की काफ़ी कुछ पैठ बताई जाती है, मऊ में मुख्तार अंसारी हैं, आगे चले जाइए आप। तो जितनी भी सीटें हैं उसमें जहां एक बेल्ट पूरी तरह से भाजपा के प्रभाव वाली दिख रही है, वहीं दूसरी बेल्ट सपा के प्रभाव वाली दिख रही है। तो यहाँ लड़ाई कायदे की होगी। और जैसा कि पिछले चुनाव को अगर आकलन किया जाए तो पिछली बार सपा को अगर 47 सीटें मिली थी पिछले विधानसभा चुनाव में, तो 47 सीटों में लगभग 10 से 12 सीटें इसी इलाके से आई थी। अब इस बार जब माहौल लोग कह रहे हैं या जैसा
पिछले 3-4 दिनों में जो अखबारों में आ रहा है, 3-4 दिनों से जो अधिकारियों का रुख बदला है, जिस तरह से अधिकारियों ने अखिलेश यादव को गुड मॉर्निंग गुड नाइट के मैसेज डालने शुरू किए हैं, जिस तरह से इटावा या अन्य क्षेत्रों में सड़कों का डामरीकरण शुरू हुआ है या और कुछ भी सब अखबारों में दिख रहा है, उससे जब ये माना जा रहा है कि सपा भी इस बार कायदे से लड़ रही है और अच्छी स्थिति में है, तो जो पिछली बार 10-12 सीटें थी सपा की इस पूर्वांचल के इलाके से, इस बार हो सकता है उन सीटों की संख्या ज्यादा बढ़ जाए। ऐसा बढ़ा तो नुकसान भाजपा के लिए ही होगा और भाजपा की सीटें कम हो सकती हैं। जैसे समीर जी, अभी राजभर का भी एक बयान आ गया है, उनका कहना है कि 54 सीटों में हम 47 सीटों पर कब्जा करने जा रहे हैं। बड़ा बयान उन्होंने दिया। और जैसा मैंने भी आपको कहा कि अखिलेश 300 की बात कर रहे हैं और छठे चरण तक योगी 350 की बात कर रहे हैं। इस आंकड़े को आप किस रूप में देखते हैं? ये आंकड़े केवल चुनावी स्टंट होते हैं भाई जी, जहां तक हमने आकलन किया है, ये केवल मतदाता को आखिर क्षण तक अपने पक्ष में करने के लिए होता है। जो 1-1.5% के आसपास मतदाता केवल हवा देख के भागता है कि इनकी बन रही है, चलो इन्हीं को वोट दे दें, अपना वोट बेकार क्यों करें। ये उन लोगों के लिए होता है। ना तो वहां 54 में 46 सपा गठबंधन जीतने जा रही है, क्योंकि ना भूलिए कि बनारस गढ़ है, बनारस ने मोदी को अपने स्वीकार कर लिया है, अंगीकार कर लिया है। एक तरह से मान लीजिए मोदी जाएं या ना जाएं, लेकिन लोग मोदी के नाम पे अपने आप एकजुट हो जाते हैं। जो तमाम पिछड़ा वर्ग है वो भी मोदी को अपना नेता मानता है, अगला पक्ष तो है ही है। और इस बार मोदी जी ने जिस तरह से बनारस में मेहनत की है, वो एक प्रधानमंत्री को छोड़ के एक ठीक भाजपा के नेता की तरह चुनाव प्रचार में उतरे हैं बनारस में। जनसंपर्क करना, चाय की अड्डी पे बैठ के चाय पीना, ये सब इस बात को तो दर्शाता है कि भाजपा कहीं ना कहीं पूर्वांचल में अपनी सीटें बढ़ाने को लेकर चिंतित है। लेकिन ये भी दर्शाता है कि ये जो बनारस और मिर्जापुर से सटा हुआ क्षेत्र है, यहाँ पे भाजपा अच्छी बढ़त लेके आएगी। जौनपुर आजमगढ़ जो इलाका सपा का है, वहां वो सपा हो सकता पिछली बार जो 36 सीटें पूर्वांचल की लगभग भाजपा जीती थी उनमें कमी आए, लेकिन 46 सपा गठबंधन जीतेगा। ये भी केवल उतना ही है कि अंतिम चरण में जितने मतदाता को अपने पक्ष में कर सको, ये उसकी एक चुनावी रणनीति का हिस्सा है। बाकी 46 सीटें नहीं आ रही हैं, नहीं आ रही है निश्चित रूप से 46 सीटें। लेकिन अगर बात हम आपसे कहें, क्या इस चुनाव में योगी और मोदी का चेहरा चल रहा है, या फिर बयानों का शोर चल रहा है, या फिर कहीं ना कहीं मुद्दे भी चल रहे हैं, जैसे किसान का मुद्दा, आवारा जानवरों का मुद्दा, लाइन और ऑर्डर का मुद्दा और लाभार्थी मुद्दा, ये मुद्दे कहीं कुछ चल रहे हैं कि सिर्फ बयानों पर जोर चल रहा है? क्योंकि कोई महंगाई की बात नहीं कर रहा है, बेरोजगारी की बात नहीं कर रहा है, अगर थोड़ा बहुत कर रहे हैं तो विपक्ष कर रहा है। क्या कहें? देखिए, सरकार तो मुद्दों की बात इसलिए नहीं करेगी क्योंकि अगर मुद्दे गिनाने पे आएंगे तो उसकी आलोचना भी होने लगेगी। और रही सरकारी योजनाओं की बात, तो अगर देखा जाए, वो चुनाव का अंतिम चरण है, आज आखिरी मतदान है, अब कहा भी जा सकता है, अगर देखा जाए तो जो कुछ भी भाजपा के उसमें है, उसमें योगी का योगदान कम और केंद्र सरकार मतलब मोदी का योगदान ज्यादा है। जिन योजनाओं की बात भाजपा नेता कर रहे हैं, उसमें देखिए तो 90% योजनाएं केंद्र सरकार की हैं, चाहे वो अनाज वाली हो, चाहे गैस वाली हो, चाहे कोई भी हो। एक केवल गुंडा राज वाली बात जो है वो प्रदेश मतलब योगी प्रदेश सरकार की बात कही जाए कि योगी ने वो किया। एक बुलडोजर वाला मुद्दा केवल योगी का है, बाकी जितने भी मुद्दे हैं सब केंद्र सरकार की योजनाओं पे हैं। एक भी प्रदेश सरकार की ऐसी योजना नहीं है जिसको मुद्दा बना के भाजपा के नेता आगे अपना संबोधन कर सकें या जनता के बीच कह सकें। एक बुलडोजर को छोड़ के आप भी इतने दिनों से चुनाव देख रहे हैं, पूरे 7 चरण आज समाप्ति पे हैं, एक भी मुद्दा कोई यूपी सरकार का आप बता दीजिए जिसमें ये कहा जाए कि यूपी सरकार ने जनता के लिए ये किया। जितने भी हैं, चाहे वो रोजगार का मामला हो, चाहे स्टार्टअप का मामला हो, चाहे
जो अनाज दिया जा रहा उसका मामला हो, चाहे कोरोना का मामला हो, हर चीज में, चाहे अब ये नया जो जिसको मुद्दा बना लिया गया यूक्रेन से छात्रों की वापसी वाला, ये तो हर सरकार की जिम्मेदारी होती है कि अगर आप, हमारा व्यक्ति कहीं फंसा है और उसमें वहां पे कोई स्थिति खराब हो जाती है तो सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है वो उसको सुरक्षित यहाँ पे लाए। ये पहले भी होता रहा है, अभी भी होता रहा है। अब इसी पे अगर विपक्ष हमलावर होता तो ये इस बात को उठा सकता था कि अगर यूक्रेन के हालात पिछले 14 महीनों से इतने खराब थे तो आपने युद्ध छिड़ने के 15 दिन पहले तक छात्रों को जाने क्यों दिया, लेकिन इसको नहीं उठाया गया। लेकिन जब युद्ध हो गया तो जो वापसी हुई वो थी छात्रों की नैतिक जिम्मेदारी, लेकिन उसको आप देखें कि किस तरह से राजनीतिक रंग दिया गया। सारे मंत्री लगा दिए गए कि सब मंत्री जैसे सारे काम छोड़ के केवल छात्रों को वापस लाने का काम कर रहे हैं। अगर एक छात्र आता है तो भाजपा की एक रणनीति का हिस्सा है कि वहां का सांसद हो, मंत्री हो, जो भी हो, वो छात्र के घर जाता है, फिर सोशल मीडिया पे उसको डाल के प्रचारित भी करता है कि सरकार किस तरह से छात्रों को लाने के लिए कटिबद्ध है और सारे प्रयास कर रही है। ये सब केवल आज शाम तक चलेगा और कुछ चलेगा तो 10 तारीख तक। 10 तारीख को सुबह मतगणना शुरू हो जाने दीजिए, उसके बाद छात्रों का मुद्दा भी अखबार और चैनलों से एकदम गायब हो जाएगा। लेकिन उसको भाजपा के पक्ष में बड़े कायदे से कर लिया गया, इसको दो राय नहीं है कि उनके रणनीतिकारों की जो रणनीति थी चुनाव की उसमें बहुत सफल हुए और इसका असर जो छठा और 7वां चरण का चुनाव है उसमें काफी कुछ दिखेगा भी। भाजपा को इससे लाभ कुछ हो सकता है जो हुआ है। महंगाई का मुद्दा, महंगाई कोई उठा नहीं रहा, केवल विपक्ष उठा रहा है, तो वो जितना कर सकता उसका जनता तक पहुंचने का जो तंत्र है वो उतना मजबूत नहीं है जितना भाजपा का है कि वो महंगाई को मुद्दा बना के उठा सके। अब बाकी महंगाई तो चुनाव बाद और बढ़ेगी, ये तो शाश्वत सत्य है कि जब चुनाव होता है या कहीं कोई दो देशों में कहीं युद्ध होता है, अपने देश की तो छोड़ दीजिए, तो उसके बाद महंगाई बढ़नी ही बढ़नी है। अब उसको लोग चाहे राजनीतिक रूप से विपक्ष उठाए, इसको 2024 के चुनाव में कैश कराने का प्रयास करे कि देखिए चुनाव पहले महंगाई थी, कुछ दिन के लिए रुकी, चुनाव बाद फिर आ गई, तो अब 2024 में अगर आप इसी तरह करेंगे फिर चुनाव बाद महंगाई आएगी। तो महंगाई अभी फिलहाल तो थमती नहीं नजर आ रही है। और जैसे आपने अभी यूक्रेन की चर्चा की तो अभी अखिलेश का एक बयान आ गया। अखिलेश ने कहा कि ऑपरेशन गंगा नाम जानबूझ के रखा गया क्योंकि मोदी जी ने जानबूझ करके गंगा नाम जोड़ा क्योंकि वो बनारस से है और उन्होंने जोड़ा नंबर 1। उन्होंने ये भी कहा कि मैं तारीफ करता तो उनको लाना चाहिए तो लाए भी। अगर यूक्रेन से सीधे आप ले आते, जैसे अमेरिका पहले ले गया, आपने सब लोगों को ले गया, अगर आप उसके पहले ले आते तो मैं निश्चित रूप से तारीफ करता। लेकिन आपने यहाँ पर भी राजनीति देखी, जैसे कि अभी आप ही संकेत दे रहे हैं कि यूक्रेन का मुद्दा भी बहुत तेजी के साथ में उठा दिया गया कि यहाँ पर कि वो। लेकिन शरद जी अभी आप कानून व्यवस्था की बात कर रहे थे, लेकिन आम जन में ये तो भावना प्रस्तुत करने में या जमाने में योगी आदित्यनाथ सफल रहे हैं कि साहब अब क्या है, अब तो लड़कियां 5 बजे के बाद भी घर से निकल सकती हैं और अब कोई गुंडैती नहीं होती है और रंगवारी नहीं हो रही है, वसूली नहीं हो रही है, गुंडा सब खत्म हो गए, अब बुलडोजर सब पे चल गया है और सब लोग दहशत में घुस गए हैं और वाहन चोरी भी नहीं हो रही है। ये तो कन्विंस कर ही लिया। यही एक मुद्दा है। लेकिन अब ये मुद्दा वहां के आम लोगों के बीच कितना चलता है, आज उस मुद्दे की भी परीक्षा है। जैसे गठबंधन के जो दल शामिल हैं उसकी परीक्षा है कि भाजपा या सपा ने जो अन्य दलों से गठबंधन किया है वो कितना उनका दूरदर्शी नजरिया था, इसका फैसला आज होना है। तो आज इस बात का भी फैसला होना है जो एक मुद्दा भाजपा का है कानून व्यवस्था वाला, मतलब बुलडोजर वाला, वो कितना जनता ने स्वीकार किया या उसको नजरअंदाज किया, इसका भी फैसला आज होना है। आप देख लीजिए जो आज जहां चुनाव हो रहे हैं, सपा से जोड़े तो राजभर की पार्टी को सबसे सर्वाधिक सीटें वहीं मिली है। हाँ, बिल्कुल। भाजपा को जोड़े तो अपना दल और निषाद पार्टी को अधिकांश सीटें वहीं मिली है। तो ये गठबंधन की बात हो गई।
कि गठबंधन कितना दूरदर्शी, कितना परिणाम देने वाला रहा, ये तय होगा। वहीं ये बुलडोजर वाला मुद्दा, अतीक पे कार्रवाई हुई, वो पूर्वांचल का, मुख्तार अंसारी पे कार्रवाई हुई पूर्वांचल के, राजा भैया पे कार्रवाई हुई पूर्वांचल के, धनंजय सिंह पे कार्रवाई हुई पूर्वांचल के। जितने भी बुलडोजर वाला मामला आता है तो अधिकांश जाके पूर्वांचल पे अटक जाता है वहीं पे, और आज उन्हीं सीटों पे मतदान है। बुलडोजर का एक साफ साफ असर ये दिख रहा है कि ये बुलडोजर और उसका जो प्रचार हुआ उसका ही परिणाम है कि चाहे मुख्तार अंसारी हो, चाहे अतीक हो, कोई भी चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा सका। नहीं, ये लोग जेल से चुनाव लड़ते थे और चुनाव जीत जाते थे। अब की वो मुद्दा कहीं एकदम से भाजपा के पक्ष में ना आ जाए, इसलिए अब ये चुनाव की रणनीति हो सपा या अन्य दलों की, या कुछ और कारण हो, ना अतीक जेल से चुनाव लड़ने की हिम्मत जुटा पाए, ना मुख्तार अंसारी। राजा भैया तो चुनाव लड़ रहे हैं, वो ठीक है। धनंजय सिंह अपने जेडीयू से चुनाव लड़ रहे हैं। जेडीयू दूर से देखी जाए तो भाजपा के गठबंधन की पार्टी है बिहार से। अब ये देखने को है, वो लोग तो चुनाव नहीं लड़े, लेकिन मुख्तार अंसारी का बेटा चुनाव लड़ रहा है, मुख्तार अंसारी के भाई का बेटा चुनाव लड़ रहा है, तो वो लोग रूप बदल के मैदान में आए हैं। तो अब ये जनता तय करेगी कि बुलडोजर का मुद्दा, जो एक मुद्दा पूरे 5 साल में भाजपा सरकार का रहा, योगी सरकार का रहा है, वो मुद्दा भाजपा को कितना फायदा देने वाला रहा, इसका आज जमीन पे फैसला आज ही आना है। उसका दूसरे जिलों में क्या असर पड़ा ये तो अलग अलग है, लेकिन जहां का मूल मुद्दा था पूर्वांचल का, वहां पे आज मतदान हो रहा है। और आज अगर मुख्तार अंसारी का बेटा, भतीजा, ये जो लोग चुनाव ये अगर जीत जाते हैं तो मान लीजिए कि वहां की जो आम जनता है उसने बुलडोजर के मुद्दे को नकार दिया, तो चुनाव केवल मोदी के मुद्दों पे आके अटक जाता है, मोदी का चेहरा और केंद्र सरकार की नीतियां। तो कभी कभी ये भी आ रहा है अब चर्चा में कि जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं हंग असेंबली की भी बात आ रही है। क्या इस पर कुछ दम आपको लगता है? अगर हंग असेंबली की स्थितियां बनेगी तब क्या होगा, और उस समय बीएसपी जैसी पार्टी किस भूमिका में आएंगी? वैसे तो हंग असेंबली की संभावनाएं कम लग रही हैं, क्योंकि हंग असेंबली की अगर स्थिति आएगी तो फिर पहले भाजपा को ही चुना जाएगा, क्योंकि उसकी केंद्र में सरकार है। केंद्र में सरकार है, अगर सपा भाजपा की बराबर सीट भी आ जाती है तब भी केंद्र में सरकार है। बसपा की स्थिति ये होगी कि बसपा, आप देख लीजिए कि बहुत साफ होकर चुनाव लड़ी है कि अगर स्थितियां बने तो इधर भी जा सकती है, उधर भी जा सकती है। और भाजपा नेता अमित शाह के बयान, भाजपा के अन्य जो पूरी टीम लगी थी उस चुनाव में केंद्र सरकार की, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे राजनाथ सिंह हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे जेपी नड्डा हो, चारों जो मुख्य पिलर थे वो चारों पूरी तरह से यूपी में उसी तरह चुनाव में लगे थे जैसे यूपी का चुनाव वो खुद यूपी के ही नेता हो। केंद्र सरकार से उनका कोई मतलब दिखा नहीं इस चुनाव में, लेकिन सभी के बयानों में निशाने पे सपा ही रही। बसपा को सबने अलग थलग इसलिए भी रखा कि आगे कहीं जरूरत ना पड़ जाए। इसका मतलब वो पहले से मान रहे थे कि भाजपा की स्थिति कुछ कमजोर हो सकती है, तो विकल्प के तौर पर बसपा को रखा है। और अगर ऐसी स्थिति आती है तो बसपा निश्चित भाजपा के साथ जाएगी, चाहे वो बाहर से समर्थन करे चाहे अंदर से, तो सब में शामिल होकर। और ये कहते हैं कि अभी अमित शाह का भी जो बयान आया इसमें वो कह रहे हैं कि नहीं बसपा को नकारा नहीं जा सकता है, वो तो प्रासंगिक है, उसका तो अपना वोट बैंक ही है और वो उसका अस्तित्व बना रहेगा। वहीं दूसरी ओर मायावती पलटवार करके उनकी प्रशंसा भी कर देती है कि नहीं अमित शाह का ये बड़प्पन है जो मुझको मान रहे हैं। इस बात को लेकर के खास तौर से जो उनका मुस्लिम वोट बैंक था वो एक तरीके से छिटक गया और एक किनारे खड़ा हो गया जाकर के। ये क्या आपको नहीं लगता है कि उनका ये बयान उनके लिए ही गलत पड़ गया? देखिए, बसपा बताए ना कि वो भाजपा के खिलाफ बहुत ज्यादा, भाजपा के खिलाफ या कह लीजिए कि भाजपा के जो नेता हैं उनके खिलाफ बहुत कुछ बोलने की स्थिति में चुनाव के पहले दिन से नहीं रही। तो वो साफ कारण उसको भी हट बच के चलना है, क्योंकि बसपा भी ये जान रही थी कि वो स्थिति में हम आने वाले नहीं हैं जो हमारी
12 या 17 में हुई थी। 12 में स्थिति जो थी वो बसपा की सरकार बनने पे थी, लेकिन उसके बाद लगातार बसपा की स्थिति कमजोर होती चली गई। तो बसपा नेता भी केवल ये मान के चल रहे थे हम अपनी मौजूदगी दर्ज कराएं, और जैसे पहले छोटे दल होते थे कि अगर कहीं सरकार बनती है तो पूरे झुंड के साथ चले जाते थे तो 3-4 मंत्री का पद पा लेते थे और पूरे 5 साल सत्ता की मलाई चाटते थे। तो बसपा शुरू से इसमें रही कि हम इस स्थिति में रहे कि अगर रहे तो हम एक रास्ता खोल सके, क्योंकि बसपा ये जानती है कि जो लोकसभा चुनाव में सपा से गठबंधन करने के बाद हुआ था, अब सपा बदली हुई सपा है, अखिलेश यादव उसके अगुवाकार है, मुलायम सिंह उसमें अब केवल दर्शक की भूमिका में है, मार्गदर्शक की भूमिका में है। तो अब अखिलेश कतई बसपा से तो समझौता नहीं करेंगे चाहे जो भी स्थितियां बने, क्योंकि दोनों बार गठबंधन में सपा को बसपा से धोखा ही मिला है। ऐसे में बसपा के सामने कोई दूसरा विकल्प नहीं था कि वो क्या करे, तो उसको भी भाजपा लग रही थी कि अगर जरूरत पड़ी तो भाजपा से अभी एक बार हमारा समझौता हो सकता है। तो वो सॉफ्ट कॉर्नर लेके चल रही थी और वो उसी रणनीति पे अभी तक चली। जो बयानों का खेल है, अमित शाह के जो बयान था भाजपा के, वो पूरी तरह से जब तीसरे चौथे चरण के बाद बयान आया है तो ये था कि आप देख लीजिए सोनभद्र, सीतापुर, कुशीनगर, यहाँ पे 30 से 40% तक मतदाता केवल दलित है। तो ये तीसरे चरण के बाद मतदान इसलिए आया था कि हम बसपा की अगर तारीफ करते हैं तो शायद थोड़ा बहुत वोट हमारा जो दलित का है वो हमारी तरफ आ जाए, क्योंकि वहां भी सीधी लड़ाई में बसपा नहीं दिख रही थी। और एक जिले में अगर जो सीटें पड़ती हैं उसमें 40% मतदाता, जैसा सोनभद्र को कहा जाता है कि 40% दलित मतदाता है, सीतापुर को कहा जाता है 30 से 32% है, कुशीनगर को कहा जाता है 30 से 35% है। तो वो जो मतदान अमित शाह का बयान था वो दलित वोटों को अपनी तरफ खींचने के लिए था कि वो बटे ना, थोड़ा बहुत भी हमको मिला तो हमारी सीटें संख्या बढ़ जाएगी। उसके अगेंस्ट में जब उसके जवाब में जब मायावती जी ने बयान दिया तो मुस्लिम वोट एकदम से कट गया। उसके भी दिमाग में ये आ गया कि हो सकता कि बसपा बाद में भाजपा के साथ चली जाए, तो वो सपा के पक्ष में गया ना कि भाजपा के पक्ष में। बीजेपी का बीएसपी का नुकसान हुआ और वो सपा के पक्ष में एकजुट हुआ। एक बात सर जी और बताइए कि अगर मैं एक बात देखूं कि चुनाव के पहले तक या इन चुनाव तक योगी का चेहरा एक हिंदुत्व का चेहरा, और कहते थे कि ये इनके मुकाबला आप कोई चेहरा नहीं है, और फिर ये चिंता हो रही थी कि हिंदू मुस्लिम चलेगा, और योगी ने 80-20 का नारा भी दिया। क्या कारण है कि वो चल नहीं पाया कि या वो चला है, नंबर 1। और नंबर 2 ये भी कि जिस सपा को हम लोग हाशिए में समझ रहे थे वो एकदम उभर करके सामने आ जाती है, इसका क्या कारण है? देखिए, जो पिछले 3-4 चुनाव से ट्रेंड चल रहा है, जनता एकदम से बदलती है। और मैंने पहले भी इसी मंच से कहा था कि जो योगी जी का चेहरा था वो सरकार के विरोध वाला जो वोट होता है वो तो था ही, लेकिन जिस तरह से हल्की बयानबाजी हुई, योगी जी का पहले एक कद बड़े, मतलब मठ के महंत, बिल्कुल सही बात, हाँ, मठ के महंत और स्पष्टवादी बोलने वाला कहा जाता था। लेकिन चुनाव के दौरान उनके मुंह से भी जिस तरह के बयान निकले अखिलेश यादव के लिए या राहुल गांधी के लिए या किसी अन्य के लिए, तो वो हिंदुत्व वाला तो जो वोट था वो तो योगी के साथ खड़ा था, खड़ा है और भी खड़ा रहेगा। हमारी याद ये 7-8% होगा मुश्किल। हाँ, लेकिन जो एक देख के लगता था कि यार एक व्यक्ति आ रहा है जो अपना प्रभाव दिखाता है, वो जब हल्की बात करने लगता है तो चेहरे में जो छवि बनी होती है, एक बार अगर छवि बिगड़ गई, अवधारणा अगर बन गई तो बन गई। पहले अवधारणा बनी थी कि नहीं एकदम सख्त है और कानून को लेके चलते हैं, जाति पाति से कोई मतलब नहीं है, एक ये मठ के महंत है। तो वो जो छवि बनी थी योगी की वो छवि टूट गई। तो आम जो
कट्टर हिंदुत्ववादी कहा जाता है वो तो योगी जी को मान रहा है, लेकिन जो सॉफ्ट था वो हिंदू फिर किनारे होता चला गया। क्या ये भी उन्हीं नेताओं की तरह बयान दे रहे हैं? तो जो एक छवि बनी थी वो छवि कट्टर केवल साथ में है, बाकी वो अलग हो गई जी। रही अखिलेश यादव जी की बात। अखिलेश चूंकि जो नाराजगी थी भाजपा के प्रति वो विपक्ष केवल एक जगह आके सिमट गया। अगर बसपा कायदे से लड़ रही होती, कांग्रेस कायदे से लड़ रही होती, तो शायद अखिलेश इतना जो आज सपा सपा किया जा रहा है, अधिकारी भी एक तरह से संकेत देने लगे हैं कि सपा की सरकार आ रही, जैसा अभी उन्नाव में देखा गया, जैसा लखनऊ में देखा गया, जैसा इटावा में देखा गया, अयोध्या में देखा गया। अब इटावा में जो 5 साल से सड़क नहीं बनी थी, सैफई मार्ग, वहां भी डामरीकरण शुरू हो गया। जनेश्वर पार्क का रंग जनेश्वर पार्क का शुरू हो गया। उन्नाव में आज अखबारों में ही फोटो छपी है, कल भी आज भी थी, कि वहां जितने पार्क के झूले लगे थे, निराला पार्क के, सब सपा के कलर में कर दिए गए। तो ये अधिकारी जो संकेत दे रहे हैं उसका असर बहुत ज्यादा पड़ता है। ये मान लिया जाता कि आईएस लॉबी जो है वो नब्ज पे रखती है, चाहे वो नेताओं की हो चाहे जनता की हो। वो अगर नेताओं को नचाना जानती है कि किस तरह से उसको घुमाया जाए, वैसे ही वो जनता की भी नब्ज रखती है कि जनता का मूड किधर जा रहा है। तो आईएस लॉबी ने संकेत देना शुरू किया पिछले मतलब 2 चरण पहले से, उससे अखिलेश एकदम उभरते चले गए। और अखिलेश अकेले बोल रहे थे, कोई दूसरा बोलने वाला था नहीं। प्रियंका गांधी वो सकारात्मक राजनीति की ही बात कर रही है, उन्होंने सीधे हमले वो मुद्दों को लेकर भाजपा पे चोट कर रही हैं, लेकिन अखिलेश उसी अंदाज में चोट दे रहे हैं अपने भाषणों से, मतलब संबोधन से। जिस तरह के संबोधन भाजपा के नेता कर रहे हैं, लगभग उसी तरह का संबोधन अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। तो जनता उसी में आके अटक गई, मुद्दों से दूर हो गई। ये बात भी जरा हमको थोड़ा सा समझा दीजिए। क्या कुछ ऐसा भी था कि कुछ कांग्रेस का और सपा का भी कोई इंटरनल पैक्ट हो गया कि वहाँ पर मजबूत, जहाँ पर प्रत्याशी हो वहाँ अपने कमजोर लगा दो, किसी तरीके से बीजेपी को रोको, ये भी कुछ रहा क्या ऐसा? इसको अंदरूनी पैक्ट ना कहिए जी, इसको आप कांग्रेस का इतिहास देख लीजिए जी। कांग्रेस ने हमेशा ये प्रयास किया है, एक इंदिरा जी की मौत के बाद वाला, इंदिरा जी की जब हत्या हुई उसके बाद वाला छोड़ दीजिए कि अटल बिहारी वाजपेयी, हेमवती, जितने प्रमुख नेता थे सबके खिलाफ उन्होंने प्रमुख मजबूत प्रत्याशी उतारे। मजबूत भले राजनीतिक दृष्टि से मजबूत ना हो, लेकिन जनता के बीच जिनकी छप थी उनको उतारा, और ये लोग चुनाव हार गए, जिसका आभास बाद में राजीव गांधी को भी हुआ। और उन्होंने जब कोई बात हुई तो अटल बिहारी वाजपेयी जी को उपचार कराने वाली बात आप लोग खुद जानते हैं कि नेता बना भेजा था। कांग्रेस का हमेशा ये रहा है कि जो प्रमुख नेता होते जो लोकतंत्र में विपक्ष में बैठ के ठीक बात करते थे, उनके खिलाफ वो कभी मजबूत प्रत्याशी नहीं उतारती थी। इस बार भी वो कांग्रेस की नीति में है, या ये कह ले कि कांग्रेस भी सॉफ्ट कार्नर लेके चलती है कि आज जो प्रमुख नेता है उनसे अपने संपर्क बने रहे। आज की स्थितियों को देख के कहा जा रहा, लेकिन जब कांग्रेस मजबूत थी तब भी कांग्रेस ना चाहते हुए भी अंबेडकर जी को वो संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया था, जबकि वो सीट पाकिस्तान में चली गई थी जिससे अंबेडकर जी सांसद थे। तो ये कांग्रेस का शुरुआत से आजादी के समय चला आ रहा है कि मजबूत प्रत्याशी के खिलाफ वो अपना कमजोर, कि उसको सदन में आना चाहिए ताकि कुछ निकल के आए। ये बात बिल्कुल आप ये इसको कह सकते हैं, इसको इसलिए ना कहे कि ये गठबंधन कर लिया होगा। हाँ, वो इसकी नीति है, नीति थी पहले से। हाँ, कि लोकतंत्र में मजबूत आदमी को विपक्ष में होना चाहिए। चलिए आखिरी सवाल हम आपसे पूछेंगे। आखिरी सवाल ये है कि अभी आप कह रहे हैं कि आईएएस का भी संकेत आ रहा है, आंकड़े भी कह रहे हैं, और आंकड़ों में एक बात देखिए, कोई ओपिनियन पोल देख लीजिए या कोई प्रोजेक्शन देख लीजिए, कुछ ही भी देखे, वहां पर ये तो सब लोग बता रहे हैं कि सपा की सीट बढ़ रही है, उसका वोट बैंक बढ़ गया, लेकिन कोई ये नहीं कह रहा है कि सपा बहुमत प्राप्त कर रही है। ऐसा क्या कारण है? क्योंकि जितने भी आप ओपिनियन पोल देख लीजिए, सर्वे देख लीजिए, प्रोजेक्शन देख लीजिए, ये तो सब बता रहे हैं, और बीजेपी की सीट भी घटा रहे हैं, 100 सीट घटा रहे हैं, लेकिन कोई ये नहीं कहता है कि सपा जो है सत्ता में आ रही है, उसे बहुमत मिल रहा है। इसका कारण क्या आप मानते हैं? देखिए, जो
चला आ रहा है चुनाव के समय से, और भाजपा की सीटें इतनी ज्यादा थी पिछली बार, तो आदमी मान के चल रहा कितनी कम होंगी। मतलब जो हम लोगों की सामान्य भाषा में कहावत कही जाती गाँव में कि हाथी कितना भी दुबला भैंसा बराबर तो रहेगा ही, है ना। तो जो 350 से ज्यादा सीटें थी, ये मान के चल रहा कितनी 100 कम होंगी, 125 कम होंगी, फिर भी बहुमत के आंकड़े से तो हम ऊपर ही हैं। लेकिन जो भाजपा का अपना अंदरूनी सर्वे है, जैसा माना जा रहा कि 250 के आसपास, 255 बता रहे हैं, 250 के आसपास मान रहे हैं। अब उन 250 सीटों में क्या हो सकता है? हो सकता कि 10-20-50 सीटें बढ़ जाएं, हो सकता है 10-20-50 सीटें कम हो जाएं। अगर 10-20-50 सीटें कम हुई तो बहुमत से कम हो जाएंगे, और बढ़ी तो 300 के पास आएंगे। ये तो अब जो मतदाता निकल रहा, क्योंकि जो सर्वे होता है वो सर्वे भी आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, मीडिया घराने सर्वे कराते हैं, और जो राजनीतिक इस समय आ गए हैं सलाहकार, जो राजनीतिक पूरा चुनाव माहौल तैयार करते हैं, सर्वे वो लोग करते हैं, उसका पैसा लेते हैं। तो अब सर्वे चुनाव के आज तक का जो कुछ भी सर्वे आया है, उसको तो ये मान लीजिए कि वो किसी ने अपने अपने हिसाब से कि हमारा फलाना चैनल ठीक है, हमने उसमें अपना सर्वे दिखवा दिया, हमारा फलाना ठीक है, हमने अब आज जो 6 बजे के बाद सर्वे आएगा, वो एग्जिट पोल जो आएगा, उससे आकलन होगा कि सीट भारत यूपी की किस तरफ बागडोर जा रही है, वो अखिलेश यादव की तरफ जा रही है या योगी आदित्यनाथ की तरफ जा रही। लेकिन उसमें भी 10-5% इधर उधर रहेगा, क्योंकि मतदाता बहुत चुप होकर इस बार वोट दिया है, और कई जगह ऐसी नहीं कि वहां पे ना चाहते हुए भी दूसरे को वोट देना पड़ना कि नहीं, हमको इन्हें वोट नहीं देना है। कई जगह ऐसी नहीं कि आज ये बड़े गुंडे थे, इनको नहीं देंगे और किसी को दे दे। तो वो जो 10-15% है, वो जो मतलब 10-15 सीटों का है, वो फैसला करेंगे कि किधर जा रहा है। लेकिन लड़ाई पहाड़ी कांटे की हुई, अगर सभी दल मिलकर लड़ाई लड़ते, मतलब अपनी अपनी जोरदारी से, तो शायद भाजपा बहुत अच्छी स्थिति में होती। लेकिन वो सभी दल चूंकि कमजोर हो गए, केवल एक लड़ा, तो इसलिए लड़ाई कांटे की आ गई है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद वाजपेयी जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छे ढंग से विश्लेषण किया, आपने इतिहास भी बताया, भविष्य भी बताया, और साथ में वर्तमान का भी अच्छा विश्लेषण किया। देखते रहिए जेएमडी न्यूज। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMD News।